बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज फ्राइडे है, जुम्मे का दिन है और बहुत सारे लोगों का सैटरडे संडे ऑफ होता है, मुझ समेत तो उनका वीकेंड होता है। तो आज हमारी आवाज़ में, हमारी एनर्जी में एक अलग चीज़ होती है क्योंकि हमारी छुट्टी होती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, आपकी नहीं है, कोई संडे को छुट्टी होगी आपको, आप फिक्र ना करें, हम आपकी छुट्टियां ऐसे नहीं करने देंगे। और आपने जो जो सोचा हुआ है वीकेंड पे करने के लिए, प्लीज़ आप उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि मैं हर बार खुद को भी ये मोटिवेट करती हूँ कि मैंने जो जो काम प्लान किए हुए हैं वीकेंड के ऊपर वो मैंने करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ जी चाय आपको मिल गई है, तो मुझे भी अच्छी चाय मिल गई है वैसे तो, बाय द वे। अच्छा, सुबह सुबह जी आज चूँकि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस हवाले से है कि आज मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से यौम तशक्कुर मनाने के हवाले से ऐलान किया गया है, जो कि मार्काए हक में होने वाली जो तारीख़ी फ़तह है उसकी याद में आज इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। इस मौके पर जी मुल्क भर में तकरीबात होंगी, अफवाज पाकिस्तान हो, शहदा हो, उनको खिराज तहसीन पेश किया जाएगा और उसके हवाले से इंतजामात भी किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई है और मरकज़ी तकरीब जो है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट जिसका हम जिक्र करेंगे जो कल के रोज़ हुई। और कल DGISPR ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू की और पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि जो भी हमारी सालिमत या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बहुत ही बेरहमाना होगा। आवर रिस्पॉन्स विल बी स्विफ्ट एंड ब्रूटल। ये DGISPR ने कल बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, संगीन कशीदगी ओवरऑल खित्ते की तबाही का बाइस बन सकती है। दूसरी जानिब जी इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो भारत का मुझे लग रहा है आजकल ना उनका सीन इतना ही बैड चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के साथ तो ये जिस सारे एपिसोड में जितने वो एम्बैरस हुए ही हैं दुनिया भर में, अब चाइना ने भी भारत को एक बड़ा जो कह झटका है वो दिया है। चीनी हुकूमत ने जी जिंगनान के मकामात पर कम अज़ कम 27 सरहदी इलाकों को चीनी नाम देकर इसे अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया है। चीनी वजारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि जिंगनान जो है तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात का हिस्सा है और ये इकदाम चीन की खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरा अख्तियार करने के तहत किया गया है और इसका मकसद भी है कि खित्ते में जो तारीखी और सकाफती शनाख्त है उसको उजागर किया जाए। सो ये कल की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमज़ा रिफ़त हुसैन हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो कल की सबसे पहले तो मैं DGISPR की जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है मैं उस पर आपका तज्ज़िया चाहूँगी और पाकिस्तान के हवाले से हम ये बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि हमने इस सारे केस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इंटरनेशनली इसको प्रेजेंट किया है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, फोरम्स हो, और अब जो कल का इंटरव्यू है ये भी इसकी एक कड़ी थी। बिल्कुल, थैंक यू। और माला, देखिए पाकिस्तान जो है वो अग्रेसर नहीं है, ये तो साफ साबित हो चुका है। DGISPR का जो इंटरव्यू था बैनुल अक़वामी मीडिया को, सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस 1971 के इंडिया ने आके पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक किया, जो बेसिकली एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो हमारी तरफ से तो काफ़ी क्लियर स्टांस गया है कि जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे हमारे शहरों के ऊपर और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे जो एरियल डिफेंस सिस्टम्स हैं, हमारे रेडार सिस्टम्स हैं, उनको मार गिराया था, तो इससे साफ साबित हो रहा था कि वी डू नॉट वांट वॉर। पर बात वही आ जाती है कि जब इन्होंने हमारे एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की तो वो फिर एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस हुई और सिविलियंस को जब उन्होंने टारगेट किया तो रेड लाइन एक क्रॉस हुई। नरेंद्र मोदी का जो BJP की जो हुकूमत है न्यू दिल्ली के अंदर, जो हिंदुत्व ऑब्सेस्ड हुकूमत है, वो बेसिकली चाहती है कि पाकिस्तान को इनसर्कल किया जाए और जब पाकिस्तान का जब रिस्पांस आएगा तो वो मेजर्ड होगा, प्रोपोर्शनल होगा, पर ब्रूटल ज़रूर होगा। ये DGISPR ने इस इंटरव्यू में ज़रूर कहा है कि बहुत ही ब्रूटल रिस्पांस होगा, बट हम कभी भी आगाज़ नहीं करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ द अग्रेसर, इट इज़ द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। ये सारी फैलेसीज हैं जो हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर प्रमोट की जा रही हैं। तो
साफ सी बात है, ये जो आज हम यौम तशक्कुर बना रहे हैं, इससे साफ साबित होता है कि बेसिकली हम इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं कि हमने अपनी सरजमीन को डिफेंड किया, हमने हिंदुस्तान के जो गलीज़ किस्म के जो सारा उसका एजेंडा है उसको पंक्चर किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बेसिकली अमन में बिलीव करते हैं, बट अगर हमारे लिमिट्स को क्रॉस किया तो हमारी तरफ से स्विफ्ट एक्शन होगा, हमारी तरफ से प्यूनिटिव एक्शन होगा, और हमारी तरफ से एक ऐसा एक्शन होगा जो बेसिकली सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तो बात वही आ जाती है कि अगर हम हिंदुस्तान के आप कह सकते हैं कि रिस्पांस को के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे तो अभी भी वॉर हिस्टेरिया चल रहा है। वहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने सालिसी किरदार अदा किया, सीज फायर को मटेरियलाइज किया, उसके खिलाफ भी काफ़ी आई एम सॉरी टू से नेगेटिव किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू। दिस शोज के पाकिस्तान जो एक अमन पसंद मुल्क है, एंड वी बिलीव इन पीस इन द रीजन, इंडिया डज नॉट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। अच्छा हमजा, आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया और अभी जिस तरह से वो कई ममालिक का दौरा भी कर रहे हैं और जो सारी सूरत हाल हम उसमें देख रहे हैं, उन्होंने हर जगह जाकर यही बात की है कि मैंने इन दोनों ममालिक को जंग के हवाले से या सीज़ फायर के हवाले से कन्विंस किया। एंड सेकेंडली उन्होंने जो कहा कि मैं तो उनको कह रहा हूँ जी लड़े नहीं और तजारत करें। दूसरी जानिब उसी सीज़ फायर को जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोट भी किया कि हमें कहा गया सीज़ फायर के हवाले से रिक्वेस्ट की गई, इंडिया ने राब्ता किया, नरेंद्र मोदी का खिताब आता है और उसमें जो उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज थी वो तो बहुत हारी हुई थी, लेकिन उसके साथ से जो अल्फाज थे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू प्रोवोक कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, इंडिया पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया, इस तरह के बयानात। क्या वो आप उस खिताब को भी मैं ज़रूर चाहूँगी उसके बाद, चूँकि हमारी अब बात हो रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये वही आरएसएस आइडियोलॉग है जो चाहते हैं। उन्होंने आज तक कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान को आई एम सॉरी टू से एक फेल्ड स्टेट के तौर पे उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। हालांकि सबसे बड़ा फेलियर आज हिंदुस्तान खुद है। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है, अगर आप ओवरऑल भी उसको देखें, उसको एनालाइज करें, उसमें वॉर हिस्टेरिया बहुत ज़्यादा है, वॉर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ये पानी का और खून का जो मुआवजा करना, इस तरह के जो कंपैरिजन्स इन्होंने किए हुए हैं, इससे साफ साबित होता है कि हिंदुस्तान बेसिकली अमन में बिलीव ही नहीं करता। और ये जो सीज़ फायर का आपने जिक्र किया ना अरमाला, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरे सीज़ फायर के अंदर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर तबादला ख्याल किया। नरेंद्र मोदी को जब जेडी वैंस ने और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जब कॉल की तो मोदी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस सीज़ फायर से। और आप इंडियन एंकर्स को उठा के देखें, जो फायर ब्रांड एंकर्स हैं, जो पैथेटिक एंकर्स हैं, जिस तरह अर्नब गोस्वामी हैं और जो दूसरे उनके हैं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि हमारे तो बिट्रेयल हो गई है, अमेरिका कौन होता है आके सालिसी किरदार अपनाने वाला। और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी ने अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को तो भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि इनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वॉर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साफ जाहिर होता है कि इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पीस, और इस स्पीच से हमें और हम क्या तवक्को कर सकते हैं मोदी जैसे डेमागॉग और आइडियोलॉग से। ठीक हो गया, चाइना के साथ एक और स्पीच का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी ने वहाँ पे कहा कि हमने पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठे तो खैर चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना के ताल्लुकात पहले भी इतने अच्छे नहीं थे। और अब ये जो कल मामला हुआ है 27 सरहदी इलाकों को चाइनीज़ नाम देना और इसे अपनी खुद मुख्तारी करार देना, ये डेफिनेटली डू यू थिंक कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है? जी, बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश को देखें जो उनका स्टेट है, वो चाइना ने हमेशा उसको एज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर ओन कंट्री करार दिया है, तिब्बत का एक हिस्सा करार दिया है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दलाई लामा जैसे फिगर हेड है, उसको इंडिया ने पनाह भी दी हुई है, और चाइना उस चीज़ को एक रेड लाइन के तौर पे समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तिब्बत का जो सारा मूवमेंट है 1950 से जो चलता आ रहा है, बल्कि उससे भी पहले अगर हम उसके रूट कॉजेज़ को अगर हम देखें तो वो बेसिकली एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट है। वो चाहते हैं कि चाइना से आज़ादी मिल जाए, और आपको पता ही है कि चाइना अपनी वन चाइना पॉलिसी के हवाले से कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमने हमेशा यही देखा है कि चीन की तरफ से जो इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हिंदुस्तान ने हमेशा से वायलेट किया है। 2019 के अंदर जब आर्टिकल 370 की जब एब्रिगेशन हुई, आर्टिकल 35A की जब एब्रिगेशन हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद जो लद्दाख का जो टेरिटरी है वो भी चाइना उसको अपनी टेरिटरी का हिस्सा समझता है, पर इंडिया ने उसको अपनी यूनियन टेरिटरी के तौर पे तस्लीम किया। और दूसरा ये जो सिंतास मुआहदे की जो अबेयंस के अंदर रखने की बात है, हालांकि सिंतास मुआहदे के अंदर अबेयंस का तो कोई क्लॉज नहीं है, ये जो इसको अबेयंस के अंदर रखने के हवाले से जो सारी बात है, ये तो चाइना को एक अखलाकी जवाब दे देता है कि ठीक है,
हम भी एक अपर राइपेरियन स्टेट है, तो हम भी अपने डैम्स बना सकते हैं, हम भी हिंदुस्तान के जो पानी है हम वो रोक सकते हैं। मोदी ने इन स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस के ऊपर कभी भी तबादला ख्याल नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं है कि शायद मेरे ख्याल से उनके पास इतनी स्ट्रेटेजिक सेंस ही नहीं है कि आपने जिस किस्म के इक़दामात आप पाकिस्तान के हवाले से उठा रहे हैं वो दूसरे ममालिक को भी किस तरह से मुतासर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि चाइना पाकिस्तान का एक आयरन क्लैड रिलेशनशिप है। 62 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है यहाँ पे। हमारे यहाँ वो हमेशा से चीन ने हमारी हिमायत भी की हुई है, और हालांकि वो खुद नॉन इंटरवेंशन में बिलीव करते हैं, उन्होंने अक्सर पाकिस्तान के केस को सपोर्ट किया और हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चाइना और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर राहुल गांधी को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए ये अब से करीब नहीं है, पहले से ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। आप ही हैं जो वेज क्रिएट करना चाहते हैं। आपके ताल्लुकात चाइना के साथ ठीक नहीं, आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमजा, भी आपने बात की है, सेकेंडली मैं उस चीज़ को एक और दफ़ा हम ज़ाहिर डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपसे। जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि अब तीसरा टेन्योर है ये नरेंद्र मोदी का, और हम देख चुके हैं कि पहले टेन्योर्स में उन्होंने हमेशा एंटी पाकिस्तान एक बयानिया बनाकर अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग किया है और कामयाब भी हुए हैं समहाउ। लेकिन अब तीसरे टेन्योर में ये जो सारा मामला हुआ है, जब उनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से लोग या उनकी ऑपोजिशन या कांग्रेस क्रिटिसाइज़ कर रही है, फिर उनकी जो हम अस्करी क़यादत देख रहे हैं और पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, उनमें जो एक रिफ्ट सी हमें नज़र आ रही है इस सारे मामले के अंदर, इस एपिसोड के अंदर, डू यू थिंक ये अब की बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं इसमें नरेंद्र मोदी को इस सारी चीज़ों का बैकलैश आएगा? देखिए, बैकलैश आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आ इस वजह से सकता है क्योंकि हिंदुस्तान के इलेक्टोरेट के अंदर, और अगर आप कॉमन वोटर से भी पूछें जो बीजेपी की डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि इंडिया की तरफ से इतनी बड़ी लॉसेस क्यों हुई। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लें, उनके रिपोर्टर्स जो हैं एयर चीफ से और जो इनके जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, और वो जो सवाल का जवाब भी उस किस्म का दे रहे हैं कि लॉसेस तो होती ही हैं जंग के अंदर। तो नरेंद्र मोदी के हुकूमत के अंदर अभी भी एक ह्यूब्रस है, वो अभी भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमने कराची को अटैक किया है। और बड़ी नई खबर ये थी कि पता नहीं लाहौर जो है पोर्ट है वो एक पोर्ट है। मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता था, हिंदुस्तान के मीडिया तो इस चीज़ को कह रहा था कि पोर्ट है। आसिम मुनीर को हमारे नहीं, वो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दी ओनली वाटरवेज दैट एक्चुअली क्रॉसेस थ्रू लाहौर इज द कनाल, तो शायद उसके हवाले से बात कर रहे हैं। और दूसरा इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, वो कहते हैं वो कैप्चर होगी। ये सारी चीज़ें जो है, ये जो चुरन है ना, वो बिकता है हिंदुस्तान के अंदर। इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ कि शायद इंडिया के अंदर अभी भी मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन ना आए। और ये पर एक बात ज़रूर है कि इंडियन इलेक्टोरेट जो है वो डिवाइड बहुत ज़्यादा हुई हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है इसकी हमेशा हिंदुस्तान ने एक खिलाफ वर्जी की है। और डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन की वजह से मोदी की जो लीडरशिप है, उनका जो नैरेटिव है, वो काफ़ी हद तक पंक्चर हुआ है। दूसरा, जब हमने उनके ब्राह्मोस के जो डिपोज को जब हमने अटैक किया था पंजाब के अंदर, ब्यास को जब हमने अटैक किया, हमारा जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था, उससे काफ़ी हद तक हिंदुस्तानी कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं और उसको इंटरनेशनली वेरीफाई भी करवाया गया है। तो जब हिंदुस्तान में, जाहिर बात है वो हमसे कंपैरेटिवली थोड़ी सी पढ़ी लिखी कौम है, वो जब देखते हैं कि इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक हिंदुस्तान को बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं, तो वो फिर मोदी हुकूमत को क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। पर मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि अरमाला वहाँ का जो मीडिया लैंडस्केप है वो प्रो नरेंद्र मोदी, प्रो बीजेपी, प्रो हिंदुत्वा है। जो थोड़े बहुत रीजनेबल चैनल्स हैं और जो थोड़े बहुत, जिस तरह करण थापड़ एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बरखा दत्त तो एक्सपोज हो गई थी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था पियर्स मॉर्गन को, और हिना बानी खार हमारी तरफ से जब बात कर रही थी तो शी वाज बीइंग ऑल सार्कास्टिक। तो मतलब हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम रीजनेबल जर्नलिस्ट रह चुके हैं और उनको भी हाउंड करवाया जाए। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ मिक्स्ड बैग। मोदी को तनकीद का भी निशाना बनाया जाएगा, बट देयर इज एन एक्टिव कंस्टिट्यूएंसी जो उसके झूठ को, उसके प्रोपेगेंडा को, उसकी नॉनसेंस को अभी भी तस्लीम करते हैं एज गॉस्पेल। बिल्कुल ठीक है हमजा। डीजीएमओज पाकिस्तानी फ़ौज के जो मेजर जनरल है काशिफ अब्दुल्ला साहब, और जो इंडियन साइड से भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल आई गेस राजीव उनका नाम है, तीसरी बार राबता हुआ है इस सारे मामले में और सीज़ फायर को लेकर मज़ीद पॉजिटिव इकदाम की बात की है। ऑन द अदर हैंड हमारी डिप्लोमेटिक वेज़ आई रियली वांट टू डिस्कस कि हम क्या सोच रहे हैं। और अब हमने चूँकि मसला कश्मीर के हवाले से, जिसमें इंडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया उसको हाईलाइट करने में दोबारा से, तो क्या मामला, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो किस साइड पे डू यू थिंक जाएगी मजीद इस पे, और ये जो राबता भी हुआ इस पे भी आपका कमेंट?
देखिए डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो डिप्लोमेसी तो हमारी एक सही ट्रैजेक्टरी के ऊपर जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें एक मौका दे दिया कि मसला कश्मीर को हम इंटरनेशनलाइज करवाएं और वहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस है उसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत हद तक ज़रूरी है। प्लेबिसिट की हमने बात की, जो हम रीइटरेट पहले भी करते थे, पर इस दफ़ा बात यह कि हमारी जो टेकर्स हैं हमारे केस के वो ज़्यादा हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने खुद अग्रेशन का आगाज़ किया और ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट कर रही हैं, और HRW और एमनेस्टी इंटरनेशनल को तो हिंदुस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, पर वो जो डॉक्यूमेंट कर रही हैं इग्रीजियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, उसको हमने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उठाया हुआ भी है। और मेरे ख्याल से बायलैटरली भी अगर हम उन मुल्कों को देखें जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है, अज़रबैजान, उनका जो दारुल हुकूमत है बाकू, वहाँ पर तो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन थी जब पाकिस्तान ने वापस अटैक किया, और जब सीज़ फायर हुआ तो वो उनका तो नैरेटिव यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। अज़रबैजान की हम बात करें, तुर्किया की अगर हम बात करें, दूसरे मुसलमान ममालिक की अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली मसला कश्मीर को इंटरनेशनल अरीना के अंदर उजागर करने में पूरी हद तक बिलीव करते हैं, और क्योंकि वो बिलीव इस चीज़ को करते हैं तो बायलैटरल फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान इस चीज़ को उठाया। तो मेरे ख्याल से हमारी डिप्लोमेसी जो है वो सही ट्रैजेक्टरी के ऊपर जा रही है, और अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है, क्योंकि कश्मीर के जो इलीगल एनेक्सेशन है जो 6 साल से चलती आ रही है, बल्कि ज़्यादा हो चुका है, वो उसको किस तरह से रिसेंट किया था। DGMOs की जो अगर आप बात करें, देखिए ये कॉन्वर्सेशंस अब जो हो रही हैं, जो हॉटलाइन एस्टैब्लिश हुई हुई है, उसके वाले से अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पर बहुत हद तक देखना होगा कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि अभी भी वो उन्होंने टॉक्स के हवाले से आपने नरेंद्र मोदी की स्पीच को भी देखा है, वही एक रिफ्लेक्शन है हिंदुस्तान की, आप कह सकते हैं DGMOs की रिस्पॉन्स के हवाले से, उनकी अफवाज हिंद के हवाले से, उनकी सारा वही एक नैरेटिव आएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से तो स्टेप्स चलेंगे, क्योंकि जाहिर बात है टॉक्स का जो तस्करा है वो सारे एनालिस्ट भी करे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र किया था, पर क्या वो रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर होगी, क्या वो एक तरफ होगी या यकतरफा होगी या दोनों तरफ से होगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, उनको हम शुक्रिया बहुत कि हमजा आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपना तजिया दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हालिया पाक भारत कशीदगी की बात की जाए तो वो इतनी एक्सट्रीमिज़म किस्म की कौम मुझे समझ आ रही है, क्योंकि एक तबका है स्पेसिफिकली, अगर हम बात करें सारे की बात अगर ना भी की जाए, अभी भी वहाँ पर पाकिस्तान के जो शहरों के नाम के जो बेकरीज या कोई चीज़ें मौजूद हैं, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये उसी बेकरी के हैं। कराची बेकरी है इंडिया के अंदर, और वहाँ पर मुश्तइल अफराद जिस तरह से उसके साथ सलूक कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे कराची शहर के अंदर इंडियन शहरों के नाम की बहुत सारी बेकरीज मौजूद हैं, जिसमें आप दिल्ली स्वीट्स कह लें, या बॉम्बे जैसे शहर बॉम्बे बेकरी है, पटियाला हाउस है, हैदराबादी अचार जैसे नामों की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे शहरों में किस तरह से इसको लिया जा रहा है और परसीव किया जा रहा है, हमारी नुमाइंदा इसमें इकरा हमारे साथ मौजूद है। इकरावान जी बताइएगा। हालिया पाक भारत कशीदगी का तो आप सबकी को पता है, और पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तानी शहरों के नाम से कायम कराची बिरयानी और दीगर मुकामात पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारत में उन दुकानों को नुकसान पहुंचाया है और जाकर अपने इंतहा पसंदी दिखाने की कोशिश की है। मगर पाकिस्तान जो अमन पसंद मुल्क है और हर तरफ अमन का ही पैगाम देता है, यहाँ पर पड़ोसी ममालिक के नामों से कायम दुकानें आज भी मौजूद हैं और चहल पहल पहले की तरह यहाँ पर देखी जा सकती है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर देखें कि यहाँ पर मैं दिल्ली स्वीट्स के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पर रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक स्वीट्स की दुकानों पर भी जो है वो रश नज़र आ रहा है। मज़े मज़े के समोसे पकोड़े और दीगर चीज़ों का भी जो है वो यहाँ पर रश है। इसी तरीके से आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुकानें पाकिस्तान में कब से कायम है। ये बताइएगा कि ये दिल्ली स्वीट्स कराची में कब से कायम है और यहाँ की फेमस चीज़ जो है वो क्या है जो जिसकी बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं? ये तकरीबन 60 साल से 65 साल से यहाँ पर है, और इनका जो तकरीबन दिल्ली के रिलेटेड अगर देखें तो इनका मिक्स ड्राई फ्रूट का जो हलवा है तमाम बेहतरीन है। उसके अलावा काजू कतली बना रहे हैं, वो भी दिल्ली के हिसाब से इंडिया की स्वीट है, बेहतरीन स्वीट है, यहाँ भी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारी स्वीटें हैं, तमाम बेहतरीन बनती हैं।
इंडिया में अगर आपने हालिया कशीदगी देखी हो तो वहाँ पर किस तरीके से उन अपने ही अमलाक को वो सिर्फ इसलिए नुकसान पहुँचा रहे हैं कि वो पाकिस्तान से मंसूब नामों से जुड़ी हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह किसी भी मज़हब का या किसी भी वो मज़हब का रखने वाला बंदा कोई यहाँ कारोबार कर रहा है, अमन पसंद लोग हैं, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं करना, फुल आज़ादी है। कोई भी हो दिल्ली के नाम का करे, मुंबई का नाम का करे, किसी भी का नाम से करे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं कहा जाता। तो आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड मुख्तलिफ़ स्वीट्स जो हैं वो आज भी मकबूल हैं और लोग उन्हें रोज़मर्रा के रूटीन में इस्तेमाल भी करते हैं, यहाँ पर लेने के लिए भी आते हैं और उसके अलावा स्पेशल ओकेजन्स पर भी यहाँ पर से जो स्वीट्स ले जाई जाती हैं और उन्हें अपने स्पेशल ओकेजन्स पर जो है वो सामने रखा जाता है और अपने दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। ब्रेक थोड़ी लंबी हो गई लेकिन चूंकि शेफ में हमारे साथ शेफ किचन में हमारे साथ मौजूद हैं जवाद शाह साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाया आज आपने? आज मद्रासी चिकन बनाया मैं। मद्रासी चिकन बनाया है, तो जी। इसकी रेसिपी भी और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है? इसमें टमाटो यूज़ किए हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है और कसूरी मेथी यूज़ की है इसमें। ओके। और क्रीम। और कैसे बनाया आपने, प्रोसेस बताएं हमें थोड़ा। सबसे पहले हमने गार्लिक सोते किया है, उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाई है टमाटोस के साथ, उसके बाद चिकन ऐड किया है, उसको थोड़ी देर के लिए हमने स्टीम पे छोड़ दिया है कि उसका जो सा अपना पानी है वो रिजर्व कर दे। उसके बाद हमने इसमें बटर डालने के बाद इसको फुल कुक किया है। ओके, तो आपने ये बोनलेस चिकन यूज़ किया इसमें? जी मैम, बोनलेस ठीक हो गया। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें क्योंकि हमारे पास ब्रेक लंबी थी तो वो कुडन आपको दिखा नहीं सके। सो ये है जी मद्रासी चिकन जो आज बनाया है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में जी। और अब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी बड़ा अच्छा उनका जो कंटेंट है वो उसको डिस्प्ले करते हैं। और हाल ही में उन्होंने पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड में शिरकत की थी और जो इस वक्त वो शो जो है ज़बान ज़द आम है, हर कोई शो के बारे में बात कर रहा है। बेसिकली शो का पर्पस तो ये था कि जो पाक भारत कशीदगी है या तनाज़ा है और जंग बंदी के बाद सूरत हाल पे एक बैलेंस्ड गुफ्तगू की जाए, लेकिन हकीकत कुछ इसके बरक्स निकली और सोशल मीडिया पर नाजरीन ने इस एपिसोड को एक शोर शराबा और बहुत बाइस्ड किस्म की एपिसोड कंसिडर किया इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। लेकिन जो हमारे दो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिसमें हिना रबानी खर साहिबा थी और शहजाद गयास शेख साहब मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बैलेंस्ड लॉजिकल फैक्ट्स के साथ बात की और जो एक सीरियस डिस्कशन है उसमें उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपके लिसनर्स बरखा दत्त और रणवीर जैसे हों तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़रा हम इस शो के हवाले से जो फीडबैक आ रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन हमें पता लगा कि जब शहजाद आज उठे तो उनका YouTube चैनल बंद कर दिया गया था। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हाल ही में आपने जो शिरकत की है इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आप भी पता लगा कि आपका YouTube चैनल बंद था जब आप उठे, और थोड़ा सा हमें बताएं कि जो आपकी इंडियन ऑडियंस है वो कितनी थी और आप कैसा फील कर रहे हैं ये जो आपको एकदम से वो थ्रेट कंसिडर किया है उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम। जब मैं सुबह उठा तो यूट्यूब से ईमेल आया हुआ था 30% मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिया से है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे देखते ही हंसी आई, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट करते हैं, दुनिया भर से कोशिश करता हूं मेहमान बुलाए जाएं जिनसे गुफ्तगू की जाए। अगर गुफ्तगू से 1.5 बिलियन के लोगों के मुल्क को इतना डर है कि मुझे एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं वो अपने मुल्क के लिए, तो थोड़ा फ़ख्र भी होता है। बट ओवरवेलमिंगली जो मेरा इमोशन था वो कह के लग रहे थे मेरे कि भाई मैं कौन सा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया या रिस्क हो गया। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत फ़नी लगा कि ये हुआ था हमारे चैनल के साथ। ओके। अच्छा शहजाद, पियर्स मॉर्गन का जो शो है ये बड़ा वेल नोन शो है, हमें थोड़ा सा बताएं कि आपको जब इनवाइट किया गया, कैसे इनवाइट किया गया और आपको जब बताया गया कि आपने इस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है, सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग इट? मुझे कोई एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे DM आया तो मिस हो गया था मुझसे, क्योंकि वो अदर्स इनबॉक्स में चला जाता है। तो फिर ट्विटर पे उन्होंने रब्ता किया, उनकी एक प्रोड्यूसर हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने
बहुत अच्छे तरीके से पिच किया शो को कि वो क्या चाह रही हैं, क्यों मुझे बुलाना चाह रही हैं। तो इनिशियली तो मेरी रिलक्टेंस थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये शाउटिंग मैच हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब्र, प्यार, तहम्मुल के साथ गुफ्तगू करूँ, इशू समझने की कोशिश करूँ। ये चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। तो शुरू में मेरी रिलक्टेंस थी, पर फिर जब मेरी उनकी प्रोड्यूसर से बात हुई, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे समझाया कि क्यों वो चाह रही हैं कि पाकिस्तान की एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो, तो कुछ 5-6 दिन पहले फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ये हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैंने हाँ बोल दिया था। फिर कुछ 24 घंटे पहले हमें पता चला कि बाकी पैनलिस्ट कौन हैं, और फिर इस तरह शो हुआ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा शहजाद, नॉर्मली हम सब ने देखा उस शो को और उसको फॉलो भी किया, तो आपने और हिना रुबानी खर साहिबा ने जैसे बड़े संजीदा और बड़े सेंसिबल अंदाज में चीज़ों को डिस्कस किया। मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ इशू बेसिकली था क्या, जिसको हम शाउटिंग और एक शोर शराबे वाला शो कह रहे हैं? क्योंकि बरखा दत्त नॉर्मली तो आपने भी अपने उस क्लिप के अंदर या शो के अंदर मेंशन किया कि वो मोदी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमें ये लगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने आई हैं या जो कह लें शोर शराबा करने आई हैं। देखिए, मैं उनको इस बारे में कुछ तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। एक वक्त होता है तनकीद का और एक वक्त होता है सपोर्ट का। मैं खुद हमारी रियासत की, हमारी हुकूमत का एक नाकदीन रहा हूँ। मैंने उनकी बहुत तनकीदी जायज़ा लिया है, कई सालों से ले रहा हूँ। लेकिन एक वक्त जब दूसरा मुल्क जो अपने आप को इस रीजन का, इस खत्ते का हेजमॉन समझता है, आपके ऊपर बमबारी करना शुरू हो जाए, तो वो वक्त नहीं होता कि हुकूमत ने क्या फ़ैसले सही लिए, क्या फ़ैसले अपने पास्ट में लिए, माजी में लिए। तो वो जो मैंने उनको भी उनकी तारीख याद दिलाई और उनके लफ्ज़ याद दिलाए, उनका मकसद ये नहीं था कि बरखा दत्त आज आप फिर क्या बोल रही हैं। उनका मकसद ये था कि अगर तो आप कहना चाह रही हैं, यहाँ पर आकर ये बयानियाँ बना रही हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान की तारीख दहशतगर्दी की रही है, तो यही बातें आपने भारत के बारे में की हैं, इंडिया के बारे में की हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये मकसद इसका ये था कि अगर आप हमारे बारे में ये बयानियाँ बना रहे हैं, तो थोड़ा अपने भी आईने में देख लें, या तो हम तस्लीम कर लें कि दोनों मुल्कों की कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं और उन गलतियों को मिल बैठ कर बात करें। अगर दुनिया में जाकर आप ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्द है एंड हम सिर्फ विक्टिम रहे, हमने आज तक कुछ बुरा नहीं किया, तो थोड़ा उनको इसमें आईना दिखाने की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने उनके पुराने बयानिए उन्हीं के सामने रखे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, ये वाली सूरत हाल हमने देखी। अच्छा, आर्ट अबव एवरीथिंग, ये स्लोगन हम हमेशा सुनते हैं जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान का इशू होता है, तो हम कहते हैं जी कि जो आर्टिस्ट हैं वो सरहदों से बालातर होते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ये स्टैंड अपनाया गया। लेकिन इंडिया की जानिब से हमने देखा है कि हमेशा हमारे आर्टिस्ट हों, यूट्यूबर्स हों, उनको बैन किया जाता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, और रिसेंट एपिसोड में भी हमने यही देखा, जैसे आपका भी अकाउंट इंडिया में बैन हुआ है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरी नज़र में तो इससे बिल्कुल बरक्स चीज़ प्रूव हो जाती है। दिस इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट हाउ पावरफुल आर्ट इज़। अगर आर्ट की कोई अहमियत नहीं होती, अगर कल्चरल एक्सचेंज की कोई अहमियत नहीं होती, अगर स्पोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं होती, तो इनको बैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, बायलैटरल सीरीज़ को बैन करने का मकसद ही ये है कि जब आखिरी दफ़ा इंडिया की सीरीज़ हुई थी, जब उनकी टीम पाकिस्तान आई थी, तो जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ था, सिर्फ उनका नहीं, जो तमाशबीन आए थे इंडिया से, उनको जिस तरह से पाकिस्तानियों ने ट्रीट किया, तो अगर उनकी पार्टी, उनकी हुकूमत ये बयानियाँ बनाना चाहती है कि हर पाकिस्तानी तो बंदूक लेके खड़ा है, वो तुम्हें मार देगा, फिर जब वो पाकिस्तान आए तो वो बयानिया कम्प्लीटली टूट जाता है। या कभी आप आतिफ असलम का गाना सुने, या राहत फ़तेह अली खान का गाना सुने, या फवाद खान की एक्टिंग देखें, तो ये सोच के हर पाकिस्तानी मेरा दुश्मन है और मैं इसको मारूंगा और ये मुझे मारेगा, कहीं ना कहीं उस बयानिए की हार हो जाती है। तो ये हुकूमतें सबसे पहले यही कोशिश करती हैं कि ये जो एक्सचेंज है, ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, नाज़ी जर्मनी में भी ये हुआ, वक्त तक अलग कर दिए थे कि अपने बाग में यहूदी कब बैठ सकते हैं, जर्मन कब बैठ सकते हैं, वो वक्त अलग कर दिए थे कि एक दूसरे की शक्लें ना देखें। तो नफ़रत के जो बीज बोए जाते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कल्चरल एक्सचेंज ऑफ आर्ट, ये चीज़ें जो हमें एक दूसरे की ह्यूमैनिटी देखने में मदद करते हैं, ये चीज़ें बैन कर दी जाएं। तो इफ़ एनीथिंग दिस प्रूव्स हाउ पावरफुल आर्ट एंड कल्चरल एक्सचेंज कैन बी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमने इस शो में भी देखा शहजाद के जो पैनलिस्ट हैं उनको ज़ाहिर टाइम दिया गया, कम दिया गया, ज़्यादा दिया गया, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पर हमने शोर शराबा, जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, चाहे वो रणवीर के थे या बरखा दत्त के थे, दे वर क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग, और हिना ने खुद भी ये बात वहाँ पे कोट की। लेकिन आपने बड़े कम वक्त में और बड़े अच्छे तरीके से अब कम बैक भी किया और आपने जवाब भी दिए और लॉजिक्स और फैक्ट्स के साथ दिए। कैसे किया?
सर इतना तो नहीं सोचा था। जिस तरह हमारी एयरफोर्स भी है, उनको उस वक्त तो नहीं ख्याल आया होगा कि अभी क्या करना है, लेकिन सालों साल की जो प्रेपरेशन होती है, रेडीनेस होती है, वो उनको तैयार करती है कि मौका जब भी आए, दस्तूर जब भी आए, वक्त मिले, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस इतनी हो। तो मेरा वैसे ही शौक़ है किताबें पढ़ने का, चीज़ों के बारे में मालूमात जानने का। मैं खुद भी अपनी पॉडकास्ट में यही कोशिश करता हूँ कि एकेडमिक्स एंड सीरियस इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जाए, उनसे सीखा जाए, उनसे समझा जाए। तो दैट पुट मी इन गुड स्टेट। बाकी एक मज़ाहिया अंदाज़ है मेरा करने का, तो जो कमबैक्स हैं उनकी आमद वैसे ही ज़िंदगी में आती रहती है। तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सोच कर गया था कि ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। वो जब मैंने देखा कि बरकत थिना रबानी घर के साथ किस तरह बिहेव कर रही हैं, तो उस वक्त मुझे थोड़ा ख्याल आया कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट रखना है, कोई भी फैक्ट रखने हैं, पहले तो इन दोनों को एक शटअप कॉल देनी पड़ेगी, वरना जिस तरह सबने देखा, दुनिया ने देखा, मेरे मुंह से 2 लफ्ज़ नहीं निकले थे कि ये दोनों शोर मचाना शुरू कर दिया था दोनों ने। उन दोनों को चुप कराए बगैर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो इस वजह से मैंने कमबैक्स और थोड़ा जो जुमले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उनका इस्तेमाल किया ताकि ये लोग चुप हों, तो फिर मैं कोई काम की बात भी कर सकूँ। एंड दैट वाज अमेजिंग आई गेस। आपने बहुत सेंसिबली इस चीज़ को हैंडल किया। है तो ये एक बहुत ही रवायती सा सवाल, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें? सर यही पैगाम होगा दोनों मुल्क के लोगों को कि दुनिया भर में मुल्क हैं जिन्होंने बहुत गलतियां की हैं। पाकिस्तान इसमें कोई वाहिद मुल्क नहीं है। हर चीज़ जिस तरह पाकिस्तान में भी हम रॉ की साजिश या यहूदी साजिश बना देते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि हम कभी आईने में नहीं देखते। हमें हमेशा ये लगता है कि घर से बाहर आकर कोई हमारा घर जला रहा है, घर के अंदर जो आग लगी हुई है उसकी तरफ हम निशानदही करते ही नहीं हैं। और यही मेरा मैसेज भारत की तरफ है कि आपकी जो हुकूमत है वो कन्वीनियंटली हर चीज़ पाकिस्तान पे डालकर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डाल देती है, ताकि आप लोगों की जो आवाज़ें हैं, जो रिप्रेशन आपके मुल्क में हो रहा है, जो मसले आपके मुल्क में हैं, उस पर कभी फोकस ना आए। तो रियासत का तो यही इंटरेस्ट रहेगा हमेशा कि दुश्मन जो है वो बाहर से है, हमारी तो कभी कोई गलती नहीं थी। ये जो क्रिटिकल वॉइसेस होती हैं, जो सोचने समझने वाले लोग होते हैं, ये उनका काम होता है कि आप लोग निशानदही करें, अपनी हुकूमत को भी, अपनी आवाम को भी और दुनिया भर को भी थोड़ा आईना दिखाएं कि ये हमारे मसले हैं। और बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर जब हम बैठें, तो अगर एक ही बयानिया चल रहा हो जिसमें पाकिस्तान ही हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है, तो और मुल्कों को बेखौफ आईना दिखाएं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की भी अगर हम बात करें तो आंखों में आंखें डालकर देखें और बोलें कि अगर तो टेररिस्ट कैंप्स हम सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, तो शायद अमेरिका से ज़्यादा तो दुनिया भर में किसी मुल्क ने टेररिज्म सपोर्ट नहीं किया, आर्म नहीं किया, फंड नहीं किया। तो हम पर ये इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा अपने आईने में भी देख लें, थोड़ा अपने भी कॉलर के अंदर झांक कर देख लें। और यही मैंने उस शो पे कोशिश की थी और यही मेरा पूरी आवाम को मैसेज है। थैंक यू वेरी मच शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहजाद गयास शेख हमारे साथ मौजूद थे जी, और पियर्स मॉर्गन शो के हवाले से हम बात कर रहे थे। और जो क्लिप बहुत सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा, उसका पर्पस यही है कि आप पहले अपने इंटरनल मैटर्स को देखें और फिर आप पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।